विशेष गौरव का विषय है कि डॉली मैम जैसी प्रो वाइस चांसलर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को मिला, जो विशेष रूप से विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हैं। ये प्रति कुलपति के साथ साथ शिक्षक के रूप में रखना अपने को पसंद करती हैं। आपका AECC 1 से जुड़े विषय की पढ़ाई कैसे हो, इन्हीं की सोच एवं कार्यान्वयन का परिणाम है। पूर्व में यह हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में वर्ग होने थे, परंतु कोरोना महामारी के चलते सरकारी आदेश के क्रम में ऑनलाइन संभव बना। AECC 1 वर्ग की परिकल्पना से लेकर साकार रूप प्रदान करने में मैम पूर्णतः सार्थक बनी। इसलिए हम सबों का दायित्व बनता है कि हम सब जहां हैं खड़े होकर मैम के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। विद्यार्थियों, मैम आज के वर्ग में डेवलपमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन environmental pollution, water, air, noise and light pollution टॉपिक पर अपना व्याख्यान देंगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप वर्ग से बेहद लाभान्वित होंगे। विद्यार्थियों, आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूपों में साथ साथ उपस्थित होकर मैम के वर्ग का ज्ञानवर्धक आनंद लें। मेरा ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर एंड एकेडमिक अप्लाइड साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैम से साग्रह निवेदन है कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करने का आनंद लेंगी। धन्यवाद। गोपी रमन बाबू को मेरा नमस्कार। प्रणाम। सर गोपी रमन प्रसाद सिंह, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, एंड प्रोफेसर के साहू, प्रोफेसर एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी। आप लोगों के सौजन्य से ये AECC 1 के ऑनलाइन क्लासेस संभव हो पाया है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से और मैं अपनी ओर से आप दोनों को हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये क्लासेस जो हो रहे हैं इससे हमारे छात्र काफी लाभान्वित होंगे और हमारे साथ कई अन्य टीचर भी निस्वार्थ जुड़े हैं जो विभिन्न टॉपिक पे क्लासेस लेंगे। उन सबको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग to you, and we start the topic. Today's topic is the development, human development and pollution, and this is AECC Unit 3 है। AECC जो आपका कोर्स है उसमें Unit 3 है, हिंदी में मानव सभ्यता का विकास और पर्यावरण प्रदूषण। और जैसे कि अभी गोपी रमन सर ने बताया कि इसके पर्यावरण जो सभ्यता है उसके जो परिणाम हुए पर्यावरण पे, उससे हमारे जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है और हम लोग बातें करेंगे आगे चल के कई तरह के पर्यावरण पे। तो हम सभी जानते हैं कि मानव
सभ्यता का विकास जैसे जैसे हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे बढ़ने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली काफी हद तक जिम्मेदार है। बच्चों, हम लोग पीपीटी है मेरे पास, हम लोग इसको शेयर करेंगे आपके साथ। और थोड़ा सा मेरा जो अप्रोच है थोड़ा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तरीके से हम आपको पर्यावरण के बारे में बताना चाहेंगे। पर्यावरण कोई नई विषय नहीं है आपके लिए, आप स्कूल से ही इससे परिचित है। पर्यावरण और उसके ऊपर जो सभ्यता का दुष्प्रभाव हो रहा है, इससे आप काफी परिचित हैं। और आपने स्नातक स्तर में भी एक कोर्स किया है पर्यावरण पर, तो हम नई बातें नहीं करेंगे। और हमारा जो स्लाइड्स है उसमें कुछ आप देखेंगे, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच है, तो आप उसको एंजॉय करें, आप उसका आनंद ले। बहुत सी बातें अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। स्लाइड हम लोग अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, आप उसका लाभ बाद में भी ले सकते हैं। और जहां तक परीक्षा की बात है, उसको भी हम लोग कंटेंट भी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा बाद में। तो अभी जो है क्लास को आप देखें कि किस तरह से पर्यावरण हमारे लिए आवश्यक है, इसको निर्मल रखना हमारे लिए क्यों हमारा यह महान कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को निर्मल रखें। और आप इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये उचित होगा कि हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कोट से ही शुरू करें, जो आप सभी भी इससे परिचित हैं। द अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सैटिस्फाई एवरी पर्सन्स नीड बट नॉट एवरी पर्सन्स ग्रीड। हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, जितनी जरूरतें हैं, वो हमारी पृथ्वी हमें देती है, लेकिन हमारा जो लोभ है, जो ग्रिड है, उसके कारण मनुष्य को जो जमा करने की आदत है या बर्बाद करने की आदत है, उसके लिए ये कम पड़ जाता है। तो ये बहुत महान कथन है हमारे जो राष्ट्रपिता जी का, महात्मा गांधी जी का, और हम सभी इससे परिचित है। और हम इसको जीवन में कैसे लाए, उस पर हम लोग आगे चल के बातें करेंगे। Throughout history, mankind has adapted to natural variations of Earth's system and its climate. But today, human activities are so pervasive and profound that it has begun to match and even surpass the natural processes and components upon which they depend. Industrialization, coupled with some modern agricultural methods, have manipulated the nature for improving human life to such an extent that it has led to global warming and climate change, threatening the very existence of life on planet Earth. हमारा प्रकृति या उसका पर्यावरण जो है वो शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। परंतु यदि वो प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। और ये क्यों हुआ? सभ्यता हमारी बहुत पुरानी है, 5000 साल कम से कम या उससे भी ज्यादा पुरानी है, और पहले भी मनुष्य थे, लेकिन उस समय जो है हम हाथ से काम करना ज्यादा पसंद करते थे। और जब 19वीं सदी के अंत में जाके ये आया, शुरू में जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बने, जो कोयले के खदान हुए और इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, उसके बाद से हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। और अब जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है, हमारी कृषि के तरीके भी बदल गए हैं। और इन सब के कारण आप देख सकते हैं, जो हमारा निर्मल, हमारे फोटो आप देख सकते हैं, पीपीटी में फोटो दिया हुआ है कि कितना निर्मल पृथ्वी का वातावरण होना चाहिए। और ये जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के कारण जो है ये कितना, ये काली धुआएं आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज से, और वो किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण के जो तफात
है इसको अभी हाल ही में हम सबों ने अनुभव किया था, जब पिछले साल कोविड-19 के लिए लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, सारे इंडस्ट्री बंद हो गए थे, एयरक्राफ्ट का चलना, फ्लाइट्स बंद हो गए थे, ट्रेन्स बंद हो गए थे। तो हमने अनुभव किया था कि एक बार फिर हमारा पर्यावरण जो है, हमारी हवाएं, हमारे जल जो है वो शुद्ध कितने हो गए थे, आप सबने भी देखा होगा। तो ये हम सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो असर है वो हमारे पर्यावरण पर हो रहा है। जो जो मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, परंतु यदि वो प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली काफी हद तक जिम्मेदार है। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रह रहा है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो कहीं अत्यधिक ठंड। इतना ही नहीं, जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है और कई जीव, पेड़ पौधे एवं जीव जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं, वो खत्म भी हो रहे हैं। गौर किया जाए तो प्रदूषण वृद्धि का मुख्य कारण मानव की अवांछित गतिविधियां है, जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए इस पृथ्वी को कूड़ा कचरे का ढेर बना रही है। कूड़ा कचरा का प्रबंधन ठीक से नहीं किया जा रहा है, उसे इधर उधर हम फेंकते हैं। जल, वायु और भूमि सभी कुछ जो है इससे प्रदूषित हो रहा है, जो संपूर्ण प्राणी जगत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम लोग आगे चल के बातें करेंगे। ये प्रदूषण का जो है एक परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हो। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक तत्वों या पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये अपने आप में काफी बैलेंस्ड है, लेकिन जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके कारण उसका जो बैलेंस है, वो संतुलन जब बिगड़ जाता है तो उसे हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। प्रदूषण का से हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना होता है, जिसका इफेक्ट जो है, विपरीत प्रभाव जो है, अनडिजायर्ड इफेक्ट या विपरीत प्रभाव जो है वो सिर्फ मनुष्य में नहीं, पूरे जीव जंतु एवं वृक्षों, पेड़ पौधे, छोटे छोटे हमारे बैक्टीरिया, वायरस सभी पे होता है। ब्रॉड सेंस में हम प्रदूषण को क्लासिफाई कर सकते हैं निम्नलिखित रूप में, जैसे वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। ये सारे पोल्यूशंस जो हैं, ये हम लोग तो यहाँ टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस डिफाइन किया है कि ये कभी मोटा मोटी हमें यहाँ दिखा रहे हैं कि 6 तरह का पोल्यूशन है, लेकिन ये पोल्यूशन अपने आप में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि वायु प्रदूषण का असर जो है वो जल पे नहीं हो रहा है या भूमि पे नहीं हो रहा है या मिट्टी पे नहीं हो रहा है। तो हर चीज जो है वो प्रदूषण जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रदूषण का नियंत्रण न होने का एक नॉर्मली जो है हम एक स्पष्टीकरण देते हैं या सफाई देते हैं कि हमारे जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है और हमारी खपत बढ़ रही है। इसी को हम लोग विकास कहते हैं कि हमारे डिमांड्स बढ़ रहे हैं और डिमांड्स को पूरी करने के लिए जो है वो
मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम जो है बेसिक जो मटेरियल है उसका यूज कर रहे हैं, खपत उसकी ज्यादा हो रही है, और इससे जो है हमारे वायु, हम सभी जान रहे हैं कि प्रदूषित हो रही है। लेकिन हमारा यहाँ पे एक ये होता है, एजेंडा होता है कि अल्टीमेटली ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये डेवलपमेंट नहीं है। हम कहीं ना कहीं केयरलेस हैं पर्यावरण को सुरक्षा के प्रति। इसीलिए जैसे विज्ञान या टेक्नोलॉजी जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो है इंडस्ट्रीज आया, और इंडस्ट्रीज आने से हमारा हम मानते हैं कि हमारा प्रदूषण या पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी ही इसका समाधान भी दे सकता है। कहीं ना कहीं हम अपने इंडस्ट्रीज में वो सारे मेजर्स जो है वो लगाते नहीं है। जैसे हमारा जो थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसमें से जो धुआं निकलती है वो बहुत ही हानिकारक है, लेकिन उसमें हम उसको रोक सकते हैं। उसमें एक्स्ट्रा जो है डिवाइसेस लगा के हम रोक सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं रोकते हैं। विश्व में जो सबसे अधिक साफ हवा वाले शहर हैं वो न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा और स्वीडन में स्थित है। और इन सभी देशों के नागरिकों की औसत खपत जो है भारत से बहुत अधिक है। जो यहाँ एनर्जी का यूज होता है पर पर्सन जो है वो कहीं हमसे बहुत ज्यादा है। फिर भी वो अपना सारे कंट्रोलिंग मेजर्स लगाए हुए हैं, इसीलिए वहाँ की हवाएं जो है वो साफ है। और खपत बढ़ने के साथ साथ वो फैक्ट्रियों को नियंत्रित भी करते हैं, नियंत्रण करते हैं। फैक्ट्रियों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। इन उपकरणों को लगाने से वास्तव में इन देशों का जो हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, उसका स्तर ज्यादा बड़ा है हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है या विकासशील देश है। तो कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए सजग नहीं है। तो ये एक कारण है कि हमारे जितने भी विकासशील देश है, खासकर जो एशिया में है, अफ्रीका में है, वहां पे प्रदूषण जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। जरूरत है पर्यावरण की रक्षा करने की। हमारी प्राथमिकता उन समस्याओं को रोकने की होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और मौजूदा विकास में इसकी भूमिका को समझने के लिए हमें टिकाऊ विकास या सतत विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और अर्थशास्त्रीय मॉडलों को समझना भी जरूरी होगा। तो आज जो हम लोग बातें करेंगे तो इस पे हम लोग का फोकस होगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो है ही, लेकिन हम कैसे अपने एनवायरमेंट को कंजर्व करें और इन द लाइट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास या टिकाऊ विकास, यानी कि सबका विकास, समान तरीके से हम सभी का विकास चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जिनके पास संसाधन है उनका स्वास्थ्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके पास संसाधन नहीं है उनका जो है स्वास्थ्य कम इम्पोर्टेंट है। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि वैश्वीकरण के एक युग में न सिर्फ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित किया, बल्कि इससे हमारी जीवन शैली और हमारी संस्कृति भी प्रभावित हुई है। जिस प्रकृति को हमने देवी देवताओं के रूप में सदियों से पूजा, आज हमने उसी को प्रदूषण एवं प्रकृति ध्वंसी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ ऐसी चुनौतियां आई जिसको पैदा तो हमने किया, लेकिन वो सब बहुत नया था, और जब तक हमारे पास इन पार्श्व प्रभावों को समझने की काबिलियत आई, बहुत देर हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉल्यूशन की। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू में आया, उसके पहले मनुष्य जो है मानव ज्यादा काम हाथ से करते थे। जब हमारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए तो शुरू के दौर में हमने विजुअलाइज ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं कि पर्यावरण पर इसका कितना बुरा असर होगा। जब तक जो हम लोग समझ पाए कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन या सो कॉल्ड
जो सभ्यता का विकास के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तब तक काफी देर हो चुकी है और आज जो है हम काफी क्रिटिकल समय में है। अभी भी अगर हम लोग जागृत नहीं हो और हम सब मिल के कुछ ना करें तो आगे चल के हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसका संदर्भ ऐसा नहीं है, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम विकास को रोक दें। आज हम जिस जीवन शैली से अभ्यस्त हैं, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम फिर से जो है वो आयरन एज में या स्टोन एज में वापस चले जाए और उस तरह का जीवन यापन करें। तो जीवन यापन हमारा जो स्तर उठ चुका है वो रहेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप करके ही हम दे सकते हैं। सभी बार बार सुनते हैं दो टर्म, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याएं जो है ये पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। बांधों और बैराजों के निर्माण से जहां हमने बिजली पैदा की, वहीं हमने अपने नदियों का गला घोट दिया और उनमें रहने वाले मछलियों एवं अन्य जीवों को खत्म कर रहे हैं। जिन जंगलों से हमारी आदिवासी भाइयों सैकड़ों साल से अपना जीवन यापन करते आए हैं, उनसे हम अब वो छीनना शुरू किया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। हम जो है जंगल से जो है हम जानते हैं कई हमारे जो मिनरल्स जो है जैसे कोल है, आयरन ओर है, कॉपर ओर है, ये सब जो है उससे जो आच्छादित थे, हम जंगल काट के हम मिनरल निकाल रहे हैं। और आदिवासी जो हमारे जो ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते थे, उनका लाइफस्टाइल भी हम बिगाड़ रहे हैं और जंगलों के कटने से कितनी हानि हो रही है वो हम सभी उससे परिचित है। कृषि प्रधान देश में नदियों के द्वारा पहले सिंचाई होती थी, नदियों के पानी से, लेकिन आज जो है हम नदियों के पानी का उपयोग जो कर रहे हैं, शहरों के विकास के लिए हम नदियों के जो धारा प्रवाह है उसको भी कई जगह हम लोग बदल रहे हैं। मिट्टी के उपजाऊता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर और तमाम तरह के केमिकल का व्यवहार कर रहे हैं। खेती तो बढ़ रही है, लेकिन इन सभी केमिकल का असर यह है कि कैंसर और या अन्य जो है बीमारियां भी बढ़ रही है। हमारा भूगर्भ का जो जल स्तर है वो गिरता जा रहा है और सिर्फ मानव ही नहीं, हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी एवं सभी जो है जो लाइफ फॉर्म है वो जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमें बिजली तो मिलती है, लेकिन इसके लिए अशुद्ध हवा, अशुद्ध जल एवं पर्यावरण प्रदूषण के बदले में हमें बिजली मिलती है। और ये जो आजकल का हमारा जो आराम का लाइफ स्टाइल है, जो कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा विद्युत पर हम निर्भर हैं। हमारा लाइटिंग सिस्टम, हमारा साउंड सिस्टम, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑल दीज थिंग्स जो है these are dependent on electricity। और इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हम कोल का यूज करते हैं, हम डीजल का जिसको हम लोग बोलते हैं डीजल का यूज करते हैं, और भी कई तरह का जो है पेट्रोलियम पदार्थों का यूज करते हैं, जिसके कारण जो है वातावरण पे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव हो रहा है। तो जो भी इफेक्ट हो रहा है, हमारा सवाल ये है कि क्या हमारा मौजूदा विकास का मॉडल जो कि उत्पादन आधारित है, जीवन स्तर एवं मानवीय जरूरतों को भी इस विकास में जगह दे पाएगा? स्वस्थ रहना भी जरूरी है। क्या आप गरीब और अनपढ़ बने रहना पसंद करोगे? अगर आपके पास आय का सुरक्षित जरिया आ जाता तो क्या आप प्रदूषित हवा और गंदे पानी के साथ जीना पसंद करेंगे? संस्कार एवं धर्म का पालन भी जरूरी है, पर क्या आप उन सिद्धांतों के लिए अपने परिवार को भूखा रख पाओगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है पर्यावरण संतुलन एवं सामाजिक संतुलन के महत्व को समझना और समावेशी विकास जो है उसी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये जो है अभी का जो विकास है वो कुछ लोगों का विकास है, सभी का विकास नहीं है। तो जो हम
डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ये समावेशी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस विकास से हमारे जरूरतों का पर्याप्त मात्रा में उपभोग भी हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त संसाधन बच सके, इसी को हम सतत विकास का मूल आधार कहते हैं। इसलिए मैंने इसको आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त संसाधन बचा रहे, इसको मैंने रेड से दिखाया है। ये बहुत जरूरी है कि हम सभी सोचते हैं कि हम तो आराम की जिंदगी जी ले, लेकिन आने वाले जो हमारे जनरेशंस होंगे उनके लिए हम सोचते नहीं हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास से मानव का विकास नहीं होना चाहिए, पूरे पृथ्वी का विकास जो है वो इम्पोर्टेंट है। Development which meets the needs of the present without compromising the availability of future generations to meet their own needs. ऐसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर जनरेशन के बारे में या आने वाले जनरेशन के बारे में नहीं सोचता है, उस विकास को विकास नहीं कहा जा सकता है। This most widely accepted definition of sustainable development was first given by Barnard Commission in its report in Our Future, उस रिपोर्ट का नाम था Our Common Future, 1987 में यह दिया गया था। Sustainable development calls for concentrated efforts towards building an inclusive, sustainable and resilient future for people and planet। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो बातें हो रही है, not only the development for the people but also for the planet। जिस प्लेनेट में, जिस ग्रह में, वो पृथ्वी जो हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं, उसकी विकास को भी हमें हमारे विकास एजेंडा में जोड़ना होगा। सिर्फ मानव का विकास जो है वो कोई माने नहीं रखता है। तो कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें तीन बातें मुख्य हो जाता है। एक इकोनॉमिक ग्रोथ, एक सोशल इंक्लूजन और एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल इंक्लूजन, जिसको हम समावेशी विकास बोलते हैं, सबका विकास, और उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो भी आवश्यक होता है। इन तीनों के बीच एक अगर बैलेंस या हार्मोनी, एक समन्वय अगर हम नहीं रख पाते हैं तो ऐसा डेवलपमेंट जो होगा वो पृथ्वी का हानि ही करेगा। Sustainable economic growth, achieving sustainable livelihood, living in harmony with nature and appropriate technology are important for sustainable development. In short, we can say कि वो जो है, हमें जो हार्मोनी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हार्मोनी विथ नेचर बनाए रखने के लिए we must develop appropriate technology। तो अभी जो विकासशील देश है वो जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी जो है वो फुल प्रूफ नहीं है। विकास काफी हो चुका है विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए जो है हम अपने जो फैक्ट्रीज में है, हमारे जो जीवन यापन के जो विकास का जो संसाधन हम व्यवहार करते हैं, उसमें हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और चूंकि आप पीजी के स्टूडेंट हो तो हमें ये कहना है, आप में से कई लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी यूथ का जो है एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास हो लेकिन पर्यावरण के बारे में भी सोचे। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एयर पॉल्यूशन कैसे है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, लाइट पॉल्यूशन क्या है, और हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जागरूकता प्रोग्राम्स किए जाते हैं, आप भी उसमें भाग लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपका दायित्व तो बहुत ज्यादा है। आप जागरूकता के साथ साथ कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हैं जिससे जो है प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट को जब भी बात करेंगे तो हम उससे जरूर सस्टेनेबल या समावेशी डेवलपमेंट या समावेशी विकास की बात करेंगे। स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है।
तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है हम लाल से लिखे हैं नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका मुख्य असर जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है। जो हमारा प्राकृतिक संपदाएं हैं उसको हम जरूरत से ज्यादा व्यवहार कर रहे हैं, और इसके कारण आज नहीं तो कल स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होगा, और इसका असर क्लाइमेट चेंज पर भी होगा। और इनसे रिलेटेड इशू है जो हमारा आप ऊपर में देख रहे हैं, सबसे ऊपर में मेंशन्ड है 1 मिलियन स्पीसीज ऑन ट्रैक फॉर एक्सटिंक्शन। मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख जो है हमारी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पर है। क्लाइमेट चेंज का असर यह है कि इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जो एटमॉस्फेरिक तापमान जो है हमारा वायुमंडल का जो तापमान है वो कहीं बहुत ज्यादा और कभी बहुत कम हो जाता है, और जिससे हमारे कई कैटास्ट्रॉफ्स जो होते हैं वो होते हैं। राइजिंग सी लेवल, जो समुद्र का पानी जलस्तर है वो काफी उठ रहा है, और इसके कारण कई छोटे छोटे आइलैंड द्वीप है समुद्र, वो साल जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो पानी में डूब जाएंगे। तो राइजिंग सी लेवल जो है एक्सटिंक्शन थ्रेट टू स्मॉल आइलैंड नेशंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो कई राष्ट्र जो इसी तरह के चीन पे खड़ा है, द्वीप पे है, बना हुआ है, वो खत्म हो जाएंगे। उनकी जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा, मानव सभ्यता में उनका जो देन है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत माने बहुत ही स्केरिंग सिचुएशन है। इसको अगर हम सभी अभी से इसके प्रति सचेत होकर कार्य नहीं करें तो आने वाले दिन जो है वो काफी मुश्किल का दौरा होगा। हमारे डिक्लाइन ऑफ मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड्स मेरीन फिशरीज, जो समुद्र में जो हमारे मेरीन लाइफ है उस पर भी खतरा है। फूड प्रोडक्शन नीड्स टू डबल ओवर द नेक्स्ट 40 years at a time when almost 23% of the world's agricultural land has been degraded। ये पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण जो है हम लैंड भी जो है हमारा 23% जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अभी काफी उसके जो है उर्वरता शक्ति जो है वो काफी कम हो गई है। Nearly 2/3 of world's population will be living in water scarce or water stressed area by 2025। 2025 जो है वो कोई बहुत दूर नहीं है। आज हम 2021 में है, और 2025 तक जो होगी ये जो है वर्ल्ड में सीवियर जो है वाटर क्राइसिस आने वाला है। जल स्तर जो है, भूगर्भ जल स्तर काफी नीचे चला जा रहा है, और जल का बहुत बड़ा एक तरह से आप बोल सकते हैं कि हो सकता है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो वो जो हो वो जल के कारण, पानी के कारण ही होगा। तो ये सारी जो है बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, एंड वी मस्ट ऑल बी वेरी much careful and we must all contribute our best। So environmental sustainability जो है इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ये बहुत जरूरी है। हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान जो पहले यूज होता था, उसमें भी काफी चीजें हैं जिनको हम आज का जो मॉडर्न वैज्ञानिक तौर तरीका है उससे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको हम प्रैक्टिस में लाए, और development becomes not only sustainable but also gets accelerated। मतलब ये हम समावेशी विकास की बात करते हैं जिसके लिए हमको बहुत त्वरित तरीके का जो है अभी जरूरत है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट ऑलरेडी जो है काफी खराब हो चुका है। So moving towards sustainable development in many areas will require community knowledge. Indigenous knowledge is also a potential source for the conservation of biodiversity। Biodiversity के बारे में भी हम लोग बार बार बात करते हैं, और अभी भी हमने मेंशन किया कि किस तरह से जो है कितने हमारे स्पीसीज जो है ये खत्म होने वाले हैं। तो इनको बनाने में जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है और जो हमारे विभिन्न कम्युनिटियों का जो ज्ञान है उसको भी हमें उस पर भी रिसर्च करना चाहिए। हम कई छात्र जो है हम हमेशा सोचते हैं जो सोशल साइंस में कितना अच्छा रिसर्च हो सकता है,
अभी जो है हमारा जो पीजी कोर्स है, आप सभी सीबीसीएस सिस्टम में पढ़ रहे हैं और इसमें असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क का काफी स्कोप है, तो आप लोग इसमें भी रिसर्च कर सकते हैं। अपने अपने एरिया का जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है इस पर भी रिसर्च हो सकता है। हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, जैसे हमारे आसपास जो हम कुछ गांव में जाके सर्वे करके कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज हम उसको हम लोग उसको डेटा जो है डेटा बैंक बना सकते हैं, और इससे जो है आप यूथ जो है आप लोग काफी अच्छा काम कर सकते हो। Significance of traditional knowledge has been recognized in India through initiatives such as National Ayush Mission (NAM) and the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) in short। मैंने इसको मेंशन इसलिए किया कि आई वुड विश, हम चाहते हैं कि हमारे जो यंग छात्र हैं आप ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को जरूर खोलें और उसको देखें, और आप कई तरह का रिसर्च कर सकते हैं और आप अपने डेटा को भी उसमें जोड़वा सकते हैं। तो आपका जो असाइनमेंट भी होता है, आप जानते हैं कि आप जैसे ECC1 की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें 50 मार्क्स जो है वो असाइनमेंट का है और 50 मार्क्स जो है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा। तो उसमें असाइनमेंट में भी आप ट्रेडिशनल नॉलेज पे काम कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, मैंने बहुत कुछ कर सकते हैं आप अपने आसपास में जब आप अपने गांव में जाते हैं तो अपने गांव का ही सर्वे कीजिए और उस रिपोर्ट पे आप अपना असाइनमेंट बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। So I've already mentioned कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज है, इसमें डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स है, डिफॉरेस्टेशन है, फ्लड एंड सॉइल इरोजन है, राइज ऑफ सी लेवल, ये ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं। तो इन सब से निपटने के लिए यूएन जो है, राष्ट्र संघ ने एक 2015 में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परिकल्पना की थी और उसमें 17 गोल की बात की गई थी जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ 17 गोल में अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखिए कि गोल नंबर 6 जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। 7 जो है गोल नंबर, दैट इज अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि सब में क्लीन जुड़ा हुआ है ना, कि साफ होना चाहिए, साफ जल, विशुद्ध जल, फिर क्लीन एनर्जी। फिर आप देखिए कि इसमें 13 नंबर जो है वो क्लाइमेट एक्शन है, 14 नंबर जो है वो लाइफ बिलो वाटर है, 15 नंबर जो है वो लाइफ एंड लैंड है। इसी तरह से आप देखिए कि इसमें जो यूएनओ जब परिकल्पना की प्रस्तावना की दिया, सस्टेनेबल गोल का जो मॉडल दिया है जिसको पूरे विश्व को 2030 तक इसको अचीव करना है, उसमें 17 गोल में से मोस्ट ऑफ द गोल्स जो है वो रिलेटेड है पर्यावरण से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्र संघ ने भी इसको इम्पोर्टेंस दिया है। हमारा AECC1, कई बार आप पीजी के छात्र हैं तो आप बोलते हैं कि मैं तो डूइंग MSc इन जियोलॉजी और आई एम डूइंग MSc इन केमिस्ट्री या आई एम डूइंग MA इन सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़े AECC? तो आप देख रहे हैं कि AECC पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है, आई वुड लाइक टू समराइज दैट इन वेरी शॉर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड द इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विथ एनवायरनमेंट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। सो ये जो हमारा, फिर हम पहले भी मेंशन कर चुके, एक बार फिर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विथ एनवायरनमेंट जो है कितना वाइटल इंपॉर्टेंस बात है। और इसको अगर हमारे पीजी के छात्र इसको जानेंगे और इस पे प्रति सचेत होंगे तो हमें लगता है कि जो आने वाले दिन में आप में से कुछ शिक्षक होंगे, आप में से सभी लोग विभिन्न इंडस्ट्रीज में जाएंगे, काम करेंगे। तो अगर आपको अभी इसकी चेतना नहीं हो, अवेयरनेस नहीं हो, सेंसिटाइजेशन नहीं हो, तो ये उचित नहीं होगा। इसीलिए यूजीसी ने इंसिस्ट किया
कि एमए के छात्रों को भी एनवायरमेंट और क्लीनलीनेस रिलेटेड कोर्सेस करना चाहिए। तो आप जब पढ़ेंगे तो आप जैसे अंडर ग्रेजुएट में पढ़े थे, स्नातक स्तर में इस विषय को जिस एंगल से पढ़े थे, अब आपका एंगल जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। उस समय आपको जागरूक सिर्फ किया गया था, इस समय आपसे कंट्रीब्यूशन मांगा जा रहा है। आप जो है इसको क्वांटिटेटिवली एनालाइज कीजिए, इसको क्वांटिटेटिवली इवेल्युएट कीजिए एंड टेक साउंड एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस फॉर मैनेजिंग द चैलेंजेस ऑफ rapidly changing climate or environment of our planet Earth, the only planet supporting life forms in the Milky Way. मिल्की वे या आकाश गंगा का नाम आप सुने होंगे कि जिसमें हमारा सौर मंडल जो है वो अवस्थित है, और इस सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जो लाइफ फॉर्म को या जीवन को सपोर्ट करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सौर मंडल का पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें एकमात्र पृथ्वी जो है वो आपको ब्लू दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि इमेज में जब ब्लू दिखता है तो वो पानी या जल इंडिकेट करता है। तो जहाँ भी बिना पानी का जीवन संभव नहीं है, तो अभी तक हम कितना भी स्पेस रिसर्च में भी हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई दूसरा प्लेनेट हम नहीं जाने जहाँ पे लाइफ फॉर्म है। तो आकाश गंगा आप देखिए कि उसमें क्या मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो है वो आकाशीय जो है नक्षत्र हैं, ग्रह है, कई मेटेरॉइड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन एकमात्र पृथ्वी पे ही अभी तक जीवन का जो है वो जीवन है। इसीलिए इस पृथ्वी के लिए हमको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। इस पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए हम सभी को वेरी वेरी केयरफुल होना चाहिए। तो ये जो AECC का ये यूनिट है, आप यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन के बारे में अभी तक हम लोगों को उतनी सचेतनता नहीं है, हम उसको हाईलाइट करेंगे। लाइट पोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी अवेयर है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको एक बार फिर से जो है थोड़ा सा जो हम चाहते हैं कि आप सभी बहुत ज्यादा सचेत हो जाइए और केयरफुल होइए कि कैसे हम अपने कार्यों से इस जो हमारा पृथ्वी है उसका कोई क्षति नहीं करे। तो उसको पावर पॉइंट मोड में है ना, चल नहीं रहा है, घूम रहा है, एनिमेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड देखो तो, आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। नहीं, उसके ऊपर वाला है, इसके ऊपर वाला, हाँ इसको पावर पॉइंट में नहीं चल रहा है। तो पीपीटी में चल रहा है, मेरे में तो मेरे सिस्टम में चलेगा और उसमें नहीं चलेगा, बड़ा बात है। अच्छा, PDF में कन्वर्ट करने से नहीं चल रहा। अच्छा, एनीवे आप देख रहे हो कि प्लेनेट अर्थ जो है वो थर्ड है। आप बीच बीच में जो लाल या ऑरेंज टाइप का है वो हमारा सूरज है या सन है, और थर्ड पोजीशन में जो है वो पृथ्वी है। तो पोजीशन ऑफ ईच प्लेनेट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो सूरज से पृथ्वी एक ग्रह है जो वो एक ऐसे बैलेंस डिस्टेंस में है जहाँ पे जो टेम्परेचर जो है हमारा जो टेम्परेचर है उसमें लाइफ फॉर्म ग्रो कर सकता है। बाकी प्लैनेट या तो सूरज से बहुत नजदीक है या बहुत दूर पे है। तो अभी कोशिश तो की जा रही है कि मंगल में भी पानी खोजने की, लेकिन अभी तक थोड़ा बहुत पानी चांद में भी मिला या मंगल में लोग रिसर्च बोल रहे हैं कि मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक अर्थ छोड़ के किसी दूसरे प्लैनेट में लाइफ नहीं पाया गया है। तो इसीलिए जो हम कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स भी आपके लिए बनाए थे, हम पता नहीं ये नहीं चल रहा है, आपको अच्छा लगता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम जब इसको वेबसाइट में डालेंगे तो वो एनिमेशन दिखे। तो दैट ब्यूटीफुल अर्थ, तो ये जो हमारे सोलर सिस्टम में एकमात्र प्लेनेट अर्थ है जिसपे लाइफ है। ये लाइफ इसलिए है कि इसमें जल मंडल है। पृथ्वी की सतह पर पानी की बहुतायता एक अनोखी विशेषता है जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों से इस नीले ग्रह को अलग करती है। आई टोल्ड यू कि नीला रंग जो है
वो वाटर या पानी को इंडिकेट करता है। पृथ्वी के जलमंडल में मुख्यतः महासागर है, लेकिन तकनीकी रूप से दुनिया में उपस्थित अन्य जल स्रोत जैसे अंतर्देशीय समुद्र, झीलों, नदियों और 2000 मीटर की गहराई तक भूमिगत जल सहित ये सारे भी है। हमारे जो भूगर्भ स्थित जल है वो जमीन के नीचे 2000 मीटर की गहराई तक ही है, उसके नीचे जाने से हमें जल नहीं प्राप्त होंगे। और पृथ्वी पर वायुमंडल भी है, तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जलमंडल और वायुमंडल, इनके बिना जो है जीवन संभव नहीं है। और ये स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें करीब 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसें भी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के सतह का तापमान का ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा नियंत्रण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वी ऑल नो कि जो जीवें हैं वो ऑक्सीजन को, सांस में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो जीवन के लिए ये दोनों जो है ये बहुत आवश्यक है। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये है कि वो गैस जो पृथ्वी पर जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अगर हीट को बैलेंस है, हम जानते हैं कि जीवन के लिए एक लेवल ऑफ टेम्परेचर जरूरी है, उससे अगर टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाए या बहुत ऊपर चला जाए तो वो जीवन धारण इसमें नहीं हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ये हीट को, ताप को सोखता है और जो आवश्यक टेम्परेचर है अर्थ में उसको बनाए रखता है। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मानव या जीव जंतुओं के जो है जीवन के लिए आवश्यक, ऑक्सीजन जो है वो मानव और जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन जो है उसका क्या रोल है? तो नाइट्रोजन, अगर आप सोचिए कि नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज में है, करीब 77 पॉइंट समथिंग है, नियरली 78% है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के जगह ऑक्सीजन इतने परसेंट हो जाते तो क्या होता? क्या हम ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करके हम ज्यादा सुखी रहते, या ह्यूमन लाइफ या अदर लाइफ फॉर्म का ग्रोथ बेटर होता? ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन ये बहुत बैलेंस्ड है अर्थ का जो है वो एटमॉस्फेयर। अगर हमारे वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है तो आप जानते हैं कि अगर कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाना संभव नहीं होगा। अगर आग लग जाएगी और ऑक्सीजन उसमें हम डालते रहेंगे तो वो आग जो है कभी भी बुझेगी नहीं। तो पता नहीं पृथ्वी की जो संरक्षण हुई है तो वो हम साइंटिफिकली मानते हैं इट इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस। कई लोग भगवान मानते हैं कि भगवान ने बनाया है। तो जो भी जिस तरीके से भी पृथ्वी का ग्रोथ हुआ है इट इज अ वेरी बैलेंस्ड कंपोजिशन, और इसका थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो जो लाइफ फॉर्म जो है इस अर्थ में वो अफेक्टेड होगा। तो हम पॉल्यूशन किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉल्यूशन? पहले भी मैंने डिफाइन किया कि पॉल्यूशन वो है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। तो नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितना ऑक्सीजन रहना चाहिए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए, जितना नाइट्रोजन रहना चाहिए, जितना वाटर वेपर रहना चाहिए, या अन्य कई गैसें हैं, अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या गैसेस हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उनका जो बैलेंस्ड है वो जब गड़बड़ हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो एयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एयर कहाँ है इसके लिए, जब हम अगर व्हेन वी टॉक अबाउट पॉल्यूशन, जब हम पॉल्यूशन की बातें करते हैं, प्रदूषण की बातें करते हैं, तो थोड़ा सा पृथ्वी का स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो संरचना है उसको भी जानना आवश्यक है। तो पृथ्वी का जो जिस पे हम लोग, हमारे जो धरती है, जो लैंड है, उस पे हम, जिस पे पैर हमारा टिका हुआ है, वो जो है वो कोर हुआ, और उसके ऊपर जो है देयर आर वेरियस लेयर्स, जो कई लेयर है अर्थ का,
और उसमें जो है हमारा जो हवा है उसका जो कंसंट्रेशन है या डेंसिटी है या उसमें जो गैस उपस्थित है वो विभिन्न मात्रा में है। तो पहला जो लेयर है जो पृथ्वी के जस्ट लैंड के ऊपर है और वो करीब 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। और उसके ऊपर एक दूसरा लेयर है जो करीब 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। स्लाइड आपके सामने है, स्लाइड हम शेयर कर रहे हैं आपसे। तो पहला लेयर जो 18 किलोमीटर तक है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर करीब 50 किलोमीटर तक एक लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। और उसके ऊपर जो है करीब 90 किलोमीटर तक एक लेयर है वो मेसोस्फियर है। उसके ऊपर थर्मोस्फियर है जो 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और उसके ऊपर जो है एक्सोस्फियर है जो 3000 किलोमीटर तक है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से जमीन से दूर हटते हैं या नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है क्योंकि पृथ्वी गोल है, तो चारों तरफ एक ही तरह का होता है, वेरिएशन होता है। तो जो वायु का डेंसिटी है, जो घनत्व है हवा का, वो बदलता जाता है। तो हमारे लिए जो है जीव जंतु के जीवन धारण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रोपोस्फियर। और हम अभी जो बोल रहे थे गैस के कंपोजिशन के बारे में, वो जो है वो ट्रोपोस्फियर का इम्पोर्टेंस है। हिंदी में भी लिखे हैं, आप स्लाइड थोड़ा सा आगे बढ़ा, कई स्लाइड नंबर हाँ, ट्रोपोस्फियर है क्षोभ मंडल, हिंदी में कहते हैं इसको। स्ट्रेटोस्फियर को बोलते हैं समताप मंडल, फिर मेसोस्फियर मध्य मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल, और लास्ट में जो है वो एक्सोस्फियर या वायुमंडल। और ये सारे मंडल जो हैं सभी का रोल जो है इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे हम हवा की बात अगर करते हैं, जो हम सांस वगैरह लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन हमने बताया वो ट्रोपोस्फियर में इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप देखो कि जो लेयर नंबर 4 है आयनोस्फियर, ये आयनोस्फियर अगर नहीं होता तो आज का जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो संभव नहीं होता है। Every layer has its own role in maintaining the balance. तो हम वायु पोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो let us first see कि what is air. तो air, all of us we can feel air, देख नहीं सकते हैं, it is invisible matter and it can only be felt. All living things breathe air for their survival. Air generally has no color or odor. तो किसी एयर का ना कोई रंग है ना इसका कोई गंध है। तो इसको एक मिनट, ये बंद हो जाए। अच्छा इसमें दिख रहा है ना थोड़ा बहुत मौसम, एक मिनट। सो ऑल द टाइम ये एयर के बारे में हमने एयर को डिफाइन किया कि ये तो इस तरह की चीज है, ये गैस है एयर एंड इट इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, water vapor and many other gases in small compositions. And you also know because you have already studied about it in your school days. तो थोड़ा सा स्कूल का जो नॉलेज है उसको रिवाइव कीजिए। एंड थोड़ा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो इसमें थोड़ा पावर प्रॉब्लम है। आई एम कमिंग बैक। रोके हुए हो सबको, बोल नहीं सकते हैं लोग, थोड़ा सा पूछते हैं किसी को कुछ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही है? कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ मैम, समझ में तो आ रही है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप लिख के रखो, अभी हम बाद में उसको शेयर करेंगे। बट स्लाइड्स है ना, स्लाइड्स दिख रहे हैं ना क्लियरली? हाँ यस मैम। ओके।
ओके, तो थोड़ा एयर पोल्यूशन को हम लोग खत्म कर लेते हैं, आफ्टर दैट विल टेक क्वेश्चंस। Yes, ma'am. So constantly we hear about climate change. Now what is this climate change? ये climate change है क्या? पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है इसको climate change बोलते हैं। So climate change is the long-term average of Earth's weather, including temperature, wind patterns, humidity and rainfall. हमारा जो climate जो है वो जो है उसका जो पृथ्वी का जो वेदर है, वेदर का मतलब जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ शीत ऋतु आती है, गर्मी या ग्रीष्म ऋतु आती है, बसंत आते हैं, तो वो वेदर चेंज हम लोग बोलते हैं। देयर वेरियस वेदर्स इन भारत में हम लोग 6 वेदर को हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कंट्रीज है जहाँ जो सालों भर जो है वो सिर्फ ठंडा ही रहता है, या सालों भर गर्मी रहती है, या ह्यूमिड रहता है, बरसात रहती है। तो दैट वे भारत जो है वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी कैन एंजॉय द 6 सीजन्स वेरी डिस्टिंक्टली। तो विद क्लाइमेट जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो पृथ्वी का जो है टेम्परेचर या तापमान, उसका जो विंड पैटर्न्स है जो हवा चलती है, और ह्यूमिडिटी जो उसमें बाष्प है, और इसका जो रेनफॉल यानी कि जो बरसात होती है, वो सब मिला के हम उसको क्लाइमेट कहते हैं। एंड आवर प्लैनेट्स क्लाइमेट हैज चेंज्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। जब से पृथ्वी का हम लोग देख रहे हैं, साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग पाते हैं कि क्लाइमेट जो है, अभी हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, लेकिन पृथ्वी का क्लाइमेट तो हमेशा से चेंज हुआ है। जब शुरू में पृथ्वी की सृष्टि हुई थी तो उस समय जो है ये काफी हॉट था, एंड ग्रेजुअली जो है ये ठंडा हुआ। फिर कई साइकिल्स आए, कभी जो है अर्थ जो है वो बहुत ठंडा हो गया, कभी जो है बहुत गर्म हो गया, कई बार जो है लाइफ फॉर्म एक्सटिंक्ट हो गया, फिर नए से ग्रोथ हुआ। तो ऐसा है कि ये साइकिल्स जो है ये आते ही रहते हैं। लेकिन अभी का जो साइकिल है, क्लाइमेट चेंज इज व्हेन typical climate for a region has changed significantly and new kinds of weather extremes and patterns occur. लेकिन अभी जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो टिपिकली पाते हैं कि कुछ जगहों में जो है वो जो हमारा क्लाइमेट नॉर्मल क्लाइमेट होना चाहिए, जैसे हमारा 1000 वर्ष के बाद कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो चेंजेस हो रहे हैं वो काफी फास्ट हो रहा है। तो साइंटिस्ट जो मॉडल बनाए हैं उसमें जो ग्राफ्स है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो जिस पैटर्न पे क्लाइमेट को चेंज होना चाहिए वैसा नहीं होके इट इज चेंजिंग फ्रॉम द बैलेंस्ड मॉडल। जो हमारा अर्थ के बैलेंस मॉडल के लिए, या जो हमारा नॉर्मल जो कंटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस का, उससे जो है अभी हम पाते हैं कि कंटेंट, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो है ये काफी फास्ट चेंज हो रहा है। एंड यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म ऑल्सो कार्बन फुटप्रिंट। हम लोग कई बार बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट की बातें करते हैं, कार्बन बजटिंग की बातें करते हैं। ये सारी चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट and live in the air for a long time, from 20 to 200 years. यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, अनचाहा कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है तो ये 20 से 200 साल तक रहेगा। तो ये इसका आप हार्मफुल इफेक्ट देख सकते हैं कि एक बार हम उसको क्रिएट कर दिए तो ऐसा नहीं कि हम जब चाहे उसको पोंछ देंगे, इसको पोंछ नहीं सकते हैं। तो देयर आर सम अदर ग्रीन हाउस गैसेस जो वातावरण को गर्म करता है, क्लाइमेट को चेंज करने में अनडिजायरेबल इफेक्ट क्रिएट करता है, एंड दैट कम्स टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे डीजल है हमारा, पेट्रोलियम पदार्थ है। तो increases the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which in turn causes Earth's temperature to rise. This process of warming is called the greenhouse effect. और ये ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपका वाटर वेपर, मीथेन CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ओजोन लेयर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बाद में हम आएंगे, और कुछ CFCs जो बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बोनेट,
कार्बन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो इन सब के कारण ये जो वातावरण में आप देख रहे हैं इन दिस स्लाइड, हम लोग नॉर्मली अभी दिल्ली का वातावरण या पटना का बोला जाता है कि स्मॉग है। व्हाट इज स्मॉग? स्मॉग कैसे आ रहा है? तो ये अब कई गाड़ी के जो है वो धुआं निकालती है, फैक्ट्री से धुआं निकलती है, अननेसेसरी जो कई बार जो होता है कि हम गाड़ी का जो है रख रखाव सही नहीं करते हैं। फैक्ट्री में पहले भी मैंने मेंशन किया कि जो उपकरण लगाना चाहिए उसका पोल्यूशन कंट्रोल के लिए वो हम नहीं डालते हैं, तो ये सारे जो धुआएं निकलती है उससे स्मॉग होता है। कई बार हमारा जो एंटरटेनमेंट के लिए आप देख रहे हैं इसमें फोटो में मैंने दिखाया है कि पटाखा छोड़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द यूज? अभी शादी भी होती है तो पटाखा छोड़ते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं तो पटाखा छोड़ते हैं, दिवाली हो पहले सिर्फ दिवाली में छोड़ते थे, अब तो हर इवेंट में, बर्थडे है, वॉट एवर इट इज, एनिवर्सरी है, तो हम अननेसेसरी पटाखा छोड़ते हैं। तो ये एज ए स्टूडेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, हम लोगों का सबका कर्तव्य है कि जो अननेसेसरी थिंग्स है जिससे हमारा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर पे, उस पे हम लोग रोक लगाए। यहाँ एनिमेशन नहीं दिखता है लेकिन ये फोटो जो आप अगर पटाखा छोड़ने वाला जब हम अपलोड करेंगे आप देख सकते हैं कि ये जो भी है पटाखा तो लिया हुआ है लेकिन उसमें देखिए आप आग नहीं लगाया है। वो 10 बार सोचता है पटाखा को छोड़ने के पहले, शुड आई डू इट और शुड आई नॉट। बार बार वो सोचता है कि हम पटाखा जलाए, ये एंटरटेनमेंट हमारा होगा, पूरा होगा, आनंद आएगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में भी वो जो जिसके हाथ में पटाखा है ही इज वेरी मच अवेयर, तो अल्टीमेटली नहीं जलाता है। हम सॉरी कि हम एनिमेशन आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, एनिमेशन तो दिखना चाहिए, वर्ड में दिखता है। हम्म हाँ हाँ। अभी एक रिपोर्ट आई है, एक मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे, उसमें दिया था कि एयर पोल्यूशन में अफेक्ट द लेथलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से हम सभी अभी परेशान हैं। अगर कोविड-19 नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट क्लासेस लेते और उसमें ज्यादा आनंद आता। एक्चुअली ऑल ऑफ अस बीइंग ए टीचर एंड आप स्टूडेंट, हम लोग आमने सामने बैठ के जब क्लास लेते हैं तो दैट गिव्स ए डिफरेंट फीलिंग। लेकिन ये कोविड के कारण हमें ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है और उसमें हम पूरा जितना देना चाहते हैं स्टूडेंट को दे नहीं पाते हैं। सभी का प्रॉब्लम है कोविड-19। और आप देख रहे हैं कि इसमें एक मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा, उसमें दे रहा है कि एयर पोल्यूशन में अफेक्ट कोविड-19 का जो लेथलिटी है वो, the new research suggests that air pollution may have an effect on the number of people who die from COVID-19। और भी कई लोग हैं जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, एस्मा रहता है और भी कई तरह का डिजीजेस होते हैं। तो जहां हम जिसको हम रोक सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन we must do that. So that is my appeal to my dear students। आपसे आग्रह रहेगा कि आप आगे इस तरह का जो कार्यकलाप है इसमें खुद इंडल्ज नहीं हो और थोड़ा अवेयरनेस भी कैंपेन करें कि जिससे जो है आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी समझाएं कि इस तरह के कार्यकलाप से दूर ही रहे। So these are some other gases कॉम्पोनेंट, जैसे एयर का अगर एग्जैक्ट कंपोजिशन आप चाहते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। इसके अलावा भी बहुत कम मात्रा में नियॉन, हीलियम, क्रिप्टम, हाइड्रोजन, जेनन आदि गैसें रहते हैं। आप लोग जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़े हैं इसके बारे में। एंड ऑल दिस गैसेस आप देख रहे हैं कि कई गैसेस जो है बहुत ही कम मात्रा में है, बट दे ऑल हैव देयर ओन रोल। इसमें से कोई भी गैस अगर बिल्कुल समाप्त हो जाए या कोई भी गैस का जो मात्रा अगर बढ़ जाए तो दे विल एडवर्सली अफेक्ट द एयर एंड दैट इज एयर पोल्यूशन। सो सम अदर कंपोनेंट्स जो है ये आप देखिए कितने कम मात्रा में है गैस। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
आयोडीन, कार्बन मोनोक्साइड, अमोनिया, ये सारे बहुत कम मात्रा में है। 1 पार्ट्स पर मिलियन ppm लिखा हुआ है। लेकिन इनका मात्रा जब बढ़ जाता है तो ये जो है एयर पोल्यूशन या स्मॉग जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो CO2, SO2, NO2, CO आप देख रहे हैं कि ये जो फैक्ट्रीज के चिमनी से या हमारे व्हीकल से जो निकलते हैं, ये जो है they all are responsible to affect the air and that is called air pollution. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको हम कंट्रोल करें। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट आप देखिए कि सम पर्सन्स जो है तो वो एक साथ 2-3 सिगरेट भी पीते हैं, एक नहीं 2-3 एक साथ पी रहे हैं। तो इसमें से आप देखिए our atmosphere that regulates our global temperature protects us from the sun's radiation. जो ओजोन लेयर है वहाँ जो हमारे सन से जो रेडिएशन आता है उसमें एक यूवी कंपोनेंट होता है, अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट होता है। यू ऑल मस्ट बी नोइंग वो बहुत शॉर्ट वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ होता है उसका अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड विच इज हार्मफुल फॉर आवर स्किन और उससे कैंसर भी होता है। तो अर्थ के ऊपर एक ओजोन का ब्लैंकेट है विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट लाइट्स और उसको पृथ्वी तक आने नहीं देता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ये कम मात्रा में है बट ओजोन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर अर्थ एट इट्स ओन पोजिशन। वो जहाँ पे ओजोन लेयर है वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो नीचे उतर के आ जाए तब इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल। उसी तरह से जितने मात्रा में अदर गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, अदर ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर, ये सारे जो है ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। तो इनकी भी जरूरत है। और द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, नेचुरल गैस या ऑयल, जैसे डीजल है, नेचुरल गैसेस है और कोयला वगैरह जब जलाते हैं फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज large amount of carbon dioxide that disrupt the natural carbon cycle and change the composition of air. हमारा ओशन, द ओशन, प्लांट्स एंड सॉइल्स आर इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक्स। ये कार्बन को एब्जॉर्ब करता है ओशन, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स, और जमीन जो मिट्टी है वो भी कार्बन सिंक का काम करता है। एक कर्व है जो साइंटिस्ट कीलिंग के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है और इट शोज द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग ppm बोलते हैं इन शॉर्ट। टुडे देयर इज ओवर 400 ppm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air. The CO2 that is emitted today will continue to warm the planet for many years to centuries. अभी जो हम एक्स्ट्रा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोक्साइड वगैरह जो होता है, जैसे व्हीकल का जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोक्साइड भी काफी मात्रा में रहते हैं। फैक्ट्री का इन्फ्लुएंस जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोक्साइड होता है। तो ये जो कार्बन डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में वो कई साल या कि सेंचुरीज, हमने पहले भी बोला कि ये 20 साल से 200 साल तक प्रेजेंट रहेगा और हमारे लिए ये खतरनाक होगा। So be careful. Once again, I will appeal to all of you. I will request my dear students to be very, very careful not to disturb the balance of our atmosphere. And you can do some awareness program. You can do some scientific research to how to control and keep our air beneficial for the survival of all life forms, not only human beings, but all forms, the animals and also the trees and the plants and other small species. So that is the agenda, how to keep our atmosphere clean. So this is all about air pollution. This is not all about, there are many other things we can discuss, but we have got only one class, and in one class we had to cover so many things. So this is what I tried to give you an impression about what is our earth
And the most important thing, the importance of art, if you have felt that art, how important it is to care for the health of the art, that was my purpose, and I hope I may be successful to some extent to convey the message कि पृथ्वी हमारे लिए कितनी आवश्यक है, पृथ्वी का केयर करना कितना आवश्यक है, वो अगर आप थोड़ा भी सचेत हुए हैं तो I will consider myself successful. And now we also have to deal with water pollution, we have to deal with land pollution, and इस सब के बारे में आप जानते हैं. So before we do that, we will quickly touch noise pollution. This is also a pollution which normally we do not care much. और आप देख सकते हो कि noise का भी कितना harmful effect होता है on all living things. ये एंजाइटी क्रिएट करता है, ये हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट एनिमल और प्लांट्स पे भी ये नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है. और जानबूझ के हम लोग नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. कुछ तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वगैरह होता है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में हमारा सोशल स्टेटस और हमारा रिलीजियस रीजन वगैरह लेके हम इतना, आप फोटोग्राफ में देख सकते हो कि हमारा लाउड स्पीकर, हम एक नहीं कई कई लाउड स्पीकर जो है धार्मिक स्थलों में लगाए रहते हैं. शादी विवाह होती है तो अननेसेसरी वेरी हाई डेसिबल में हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं. तो डेसिबल, आई वांट टू डिस्कस डेसिबल. व्हाट इज अ डेसिबल? A decibel is the standard for the measurement of noise. जब हम noise pollution की बात करते हैं तो उसका यूनिट जो है वो डेसिबल है. जैसे हम लोग कोई चीज मात्रा, कोई चीज खरीदते हैं बाजार से नॉर्मली किराना स्टोर से, तो हम लोग उसको किलोग्राम में बोलते हैं. कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसको हम लोग मीटर में नापते हैं. उसी तरह से नॉइज पोल्यूशन का जो यूनिट है दैट इज डेसिबल. Decibel is actually a ratio, has the ratio of two units, two values of noise. तो इसको डेसिबल में और शॉर्ट में डीबी रखा जाता है. और द मैक्सिमम स्केल जो है इसका 80 डेसिबल या 85 डेसिबल जो है, दैट इज द लेवल एट विच साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल. अगर 80 या 85 डेसिबल से अधिक का साउंड क्रिएट होता है तो दैट इज फिजिकली पेनफुल और ऑल्सो हार्मफुल. तो कई बार जो है पटाखा भी लोग फोड़ते हैं, जो आप उसमें पाएंगे कि जो परमिसेबल जो आपका नॉइज लेवल है उससे कहीं हाई लेवल का पटाखा लोग ये करते हैं. आजकल कई रेस्ट्रिक्शन लगाया गया. इन स्पाइट ऑफ दैट these patakas are being produced in factories and people are also using them for their entertainment purpose. इसका कोई जरूरत नहीं है बट अननेसेसरी वी क्रिएट. आप सभी मोबाइल यूज करते हो, नॉइज लेवल आप जहां बैठे हुए हो आप बहुत आसानी से मोबाइल में जो है एक ऐप है उसके थ्रू आप नॉइज लेवल को देख भी सकते हो कि आपके अराउंड में कितना नॉइज लेवल है. कई बार जो है मशीन्स जो है अर्बन, अगेन ये जो है ये इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अर्बनाइजेशंस, industrializations and modern civilization we can say. And this diagram आप देख रहे होंगे कि एक हॉर्न पे जो है क्रॉस लगा हुआ है and that is no नॉइज जोन का जो है इंडिकेटर है जो हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स वगैरह के आगे लगे रहते हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट majority of the cities people, like in the developing countries, people don't care to follow the instructions, and because of noise pollutions there are health hazards. Social events like worship places, parties, gigs and dispos and so on create a great deal of noise for the people residing in that area. For instance, worship events produce loud noises for the instruments used to amplify the voices and sounds from these worship places. वर्शिप करने कोई किसी को मना नहीं करता, कोई किसी को रोकता भी नहीं है. आप पूजा करें या जो जिसका जो भी धर्म है उसमें कोई मना ही नहीं है. बट व्हाट इज द नीड टू यूज लाउड स्पीकर फॉर दैट, वो सोचने वाली बात है. यू आर द यंग जनरेशन एंड आप लोग का यह दायित्व है कि आप समाज में इस तरह का अवेयरनेस क्रिएट करें
कि ये सब चीज अननेसेसरी यूज नहीं हो. The loud sounds from these social events are mainly termed as nuisances as opposed to noise pollution. There are laws for noise pollution भी है कि अगर 80 और 85 डेसिबल से अधिक का नॉइस क्रिएट हो रहा है तो दैट इज नॉइस पोल्यूशन. लेकिन हम लोग के यहाँ धर्म का या एंटरटेनमेंट का इतना इम्पोर्टेंस है कि हम नॉइस पोल्यूशन भी उसको नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं थोड़ा न्यूसेंस है. So these are the things again I will mention कि as young students it is your responsibility. The various sources of noise pollution आप देख रहे हैं. एयरक्राफ्ट जब चलती है तो काफी नॉइज होता है. सिर्फ नॉइज ही नहीं होता है, अभी हम लोग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं जिसका गति जो होता है ध्वनि के गति से ज्यादा होता है. वो एयरक्राफ्ट जब जाती है तो बहुत जोरों का नॉइज होता है जिसमें बहुत जो है हमारा स्पीसीज जो है वो ध्वंस हो रहे हैं, उनका जीवन नाश हो रहा है. साथ साथ कई बिल्डिंग्स पे क्रैक भी आ जाता है. तो in order to protect your property also you should control noise pollutions. So in the picture you can see that the various sources of noise pollutions, that the aircraft, railways, automobiles, industries, mining, blasting, stone crushing, bulldozing, construction works, welding, automobile repair activities, and these causes noise pollution. Some of the people जिसको उपाय नहीं है उनको जो है फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं और वहीं उनको रहना पड़ता है, तो उनके लिए ये सीरियस हेल्थ हैजार्ड भी है. एंड वी मस्ट यूज टेक्नोलॉजिकल improvements to restrict the noise level. आराम से गिराइएगा मत. So some measures which can be adopted to reduce noise pollution are prescribing noise limits for vehicular traffic. जब ट्रैफिक में हम लोग कभी फंस जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ कितना नॉइज होता है, और जब हम लोग उससे बाहर निकल के आते हैं तो many a times we feel headache also because of the high level of noise. So there must be some prescriptions. Some people also horn, unnecessary horn करते हैं. So there should be ban on honking or use of horns in certain areas. जो civilized countries होते हैं वहाँ लोग हॉर्न नहीं बजाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हॉर्न बजाने को लोग, ये हमारा स्टाइल है या दादागिरी है, तो दादा लोग भी हॉर्न बजाते रहते हैं अननेसेसरी. आगे देखते हैं ट्रैफिक जाम है, स्टिल दे हॉर्न बजाते रहते हैं. So the creation of silence zones near educational institutions, schools and hospitals, redesigning buildings to make them noise proof. आजकल बहुत सारे मटेरियल आ गए जिससे हम अपने घर को noise proof बना सकते हैं. Reduction of traffic density in residential areas, giving preference to mass public transport system. Instead of using individual vehicles, we can have शेयरिंग ऑफ व्हीकल्स. एक व्हीकल में एक आदमी जाता है तो जितना नॉइज क्रिएट होता है, एक व्हीकल में अगर 4 लोग बैठ के जाएंगे तो उतना ही नॉइज क्रिएट होगा. इसीलिए शेयरिंग ऑफ व्हीकल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग 4 व्हीकल्स वी कैन यूज 1 व्हीकल और वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Minimum use of loudspeakers and amplifiers, especially near silence zones. Banning pressure horns in automobiles. ऑटोमोबाइल में कई बार जो है एक्स्ट्रा हॉर्न लगाया जाता है, प्रेशर हॉर्न वगैरह. एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्ट फॉलोइंग नॉइज पोल्यूशन एक्ट. नॉइज पोल्यूशन एक्ट है बट हार्डली इट इज फॉलोड इन दिस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दैट. वाचार हो गया. So I will also discuss in very short light pollution and then we'll take questions. So about the light pollution we can say that electricity जो है वो एक जो है, also I mentioned before also and I keep mentioning, electricity is perhaps the greatest invention of this modern civilization.
before electricity, whatever was the lifestyle, and after the invention of electricity, the lifestyle has totally changed. So electricity is a very important invention, but unfortunately जब शुरू में इलेक्ट्रिक बल्ब आया और रात में जब सूर्यास्त के बाद हम लोग एक स्विच दबा के इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते थे, हमारा सारा घर का अंधेरा दूर हो जाता था और लाइट मिलता था। उस जमाने से हम आज बहुत आगे आ गए हैं और आज जो है हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा लाइट यूज करते हैं। हम सड़कों पे मास्ट लाइट लगाते हैं, हमारे मॉल्स जो हैं और अदर प्लेसेस है, unnecessary we have been using extra lights. So these extra lights are also sources of lots of hazards, particularly जो हमारा जो बायोसाइकिल होता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण डिस्टर्ब होता है। So human beings, वो रात में लाइट जला के हम लोग काम करते हैं, हम जगे रहते हैं। रात जो होता है सूर्यास्त के बाद जो बायोसाइकिल्स जो बोलते हैं, वो सूर्यास्त के बाद आदमी का रेस्ट करने का टाइम होता है। बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल आवर लाइफ स्टाइल हैज चेंज्ड। पीपल enjoy, they participate in entertainment activities throughout the night, and in the process हम लोग रात में बहुत ज्यादा लाइट का यूज करते हैं, जिससे हमारा जो है कीट पतंग जो है, जो वेरियस स्पीसीज है, उनका लाइफ साइकिल भी हम बदल रहे हैं, एंड इसका इफेक्ट अल्टीमेटली हमारे जो है क्लाइमेट पर भी पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का भी सोर्स है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, क्योंकि लाइट जो हम चलाते हैं, यहाँ तो हम एक स्विच दबाने से लाइट जल जाता है तो वी डोंट फील इट, बट एट द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू थर्मल एनर्जी और थ्रू थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट होते हैं, वहां पे तो फॉसिल फ्यूल ही जलाया जा रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो वी मस्ट केयर फॉर और मस्ट रेस्ट्रिक्ट the unnecessary use of lights। और हम लोग जो पब्लिक प्लेसेस है, जो पार्क है, जो मॉल है, मार्केट्स हैं, रोड्स है, वहां पे भी जो लाइट हम लगाते हैं वो जरूरत से अधिक पावर का हम लगाते हैं। we must take care of that. So light pollution, the excessive or inappropriate use of outdoor artificial light is affecting human health, wildlife behavior, and our ability to observe the stars and other celestial objects। ये साइंस रिसर्च में भी प्रॉब्लम होता है। आजकल जो है हम लोग आसमान को अंधेरा में हम लोग जब देखते हैं साइंटिफिकली, एस्ट्रोनॉमी का जो रिसर्च होता है उसमें एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या आकाशीय पिंडों को देखते हैं, तो एक्सेस लाइट के कारण उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ these things। So these are very important। People don't understand light pollution के बारे में तो सचेतनता बिल्कुल नहीं है। अभी भारत में जो है हम लोग हार्डली वी टॉक अबाउट लाइट पोल्यूशन, हम लोग सोचते भी नहीं है। वी ऑलवेज कंप्लेन कि अंधेरा है। अरे रात में तो अंधेरा ही रहेगा। रात और जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है कि दिन में होगा, दिन लाइट रहेगी और रात में अंधेरा रहेगा, ये नॉर्मल चीज है। बट हम लोग रात को भी दिन बनाना चाहते हैं, which is working against the nature, and that will go against our living। So these are very important things। कुछ और भी बातें हैं, I don't know whether you would like to continue or not, because it is already 4:30। So otherwise I can show you some pictures। थोड़ा सा यहाँ पावर कट भी हो गया। लैंड पोल्यूशन, all of you know about this excessive use of plastics, chemicals and other things। we are degrading soils। तो आप अगर चाहते हो तो you can ask a few questions and then we can wind up, and if you want we can organize other classes again in future। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हो। है कि भाग गए? कम है, बहुत कम है। हैं? अभी बंद हो जाएगा थोड़ी, नहीं रहने दो। पीपीटी अगर कोई रेफर करे कि वही वांट टू आस्क ऑन दैट स्लाइड, तो पीपीटी इज इम्पोर्टेंट। अभी पावर चला गया है, थोड़ी देर में बंद भी हो जाएगा। तो किसी को कुछ पूछना है?
एक बार दिखा दो मैम पीपीटी। व्हाट हाँ, इज यस यस, हु इज मैम स्पीकिंग? हु व्हाट इज इज स्पीकिंग? अपना नाम डिफरेंस और बिटवीन सब्जेक्ट बोल देना। अपना नाम और रमाकांत विषय। रम, रमाकांत पूर्वेश्वर हाँ बोटनी। हाँ, बोलो रमाकांत, बोलो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंड पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन? क्या बोल रहे हो? Can you व्हाट please Different- repeat your question? Yes. Yes. व्हाट What इज is difference between लैंड land पोल्यूशन? pollution and soil pollution? यस मैम। अच्छा अच्छा, लैंड और सॉइल डिफाइन कर देते हैं, देन इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू। सॉइल जो होता Yes, है ma'am. दैट इज अपर पार्ट ऑफ द लैंड। हम जिस पृथ्वी में है, इसमें जिस पे हम खड़े हैं, इसमें कहीं पे जो है हम लोग मिट्टी जो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग का यूज होता है, कहीं पत्थर है, ये सारा जो है अंदर में कहीं पे बालकोनो है, कुछ भी है, तो ये सारा जो है ये लैंड मास है। और जहाँ पे हार्ड है, जहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं, द लैंड मास उसको बोलते हैं, ये लैंड है। और इसके ऊपर में एक बहुत पतला सा लेयर जो है उसको सॉइल कहते हैं। जब हम कोई प्लांट लगाते हैं तो प्लांट जो है उसमें जो ग्रोथ होता है एग्रीकल्चर के लिए, जो ऊपर का लैंड का जो ऊपरी हिस्सा जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल। तो सॉइल इज अ पार्ट ऑफ द लैंड। थैंक यू। तो टोटल लैंड अगर हम लोग डिस्टर्ब कर देंगे तो दैट वुड बी लैंड पोल्यूशन। अगर सिर्फ ऊपरी पार्ट जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, खराब करते हैं बाय पुटिंग केमिकल्स, और जो हमारा फैक्ट्री का एफ्लुएंस होता है, जो हमारा स्वेज का होता है, वाटर पोल्यूशन जो होता है, जो स्वेज का पानी हम लोग नदी नाला समुद्र में डाल देते हैं, या प्लास्टिक्स वगैरह डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, ऑयल कई बार जो है जहाज में करके ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, बीच में जहाज डूब जाती है, टूट जाती है, तो सारा ऑयल जो है वो स्पिल हो जाता है समुद्र के पानी में। उस सब के कारण भी जो है वो लैंड भी हमारा डिस्टर्ब होता है। पानी तो गया, उसी पानी से हम खेती करते हैं या यूज करते हैं पीने के लिए। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। एंड सॉइल जो है हम बोलते हैं ऊपर वाली जो एक में भी एक 10 इंच तक का जो जमीन है वो दैट इज द सॉइल, जो एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट, वो पहले कंटामिनेटेड होता है। और लैंड जो होता है, जैसे पेड़ हम लोग काटते हैं, ट्रीज का फॉलिंग वगैरह करते हैं, उससे भी लैंड हमारा डिस्टर्ब होता है। लॉन्ग टर्म बहुत सारे केमिकल्स आजकल जो है, इसका एक हमारा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एक स्लाइड था, अभी थोड़ा सा पावर प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट का जो डंपिंग हम लोग करते हैं, हम लोग बहुत Yes, ma'am. माइंडलेसली करते हैं। वी डोंट सेग्रीगेट द सॉलिड वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड वेस्ट में जो बायोडिग्रेडेबल सॉलिड है उसको हम अलग करें, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, Yes, ma'am. जो मेटल्स है जैसे जिंक है, कैडमियम है, ये सब जो है, कांच है, इस सब को हम लोग के देश में अभी भी जो है हम लोग जो है सॉलिड को हम लोग डिस्पोजेबल और ये नॉन डिस्पोजेबल को अलग नहीं करते हैं। एंड ऑल दिस आर लैंडफिल जो होता है, जहाँ गार्बेज जमा होता है। इसमें स्लाइड है लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। इफ यू ऑल वांट वी कैन हैव अनदर क्लास ऑन लैंड पोल्यूशन एंड अदर। तो वो आप देखते हो कि गार्बेज पिट होता है, जहाँ सारा वेस्ट ले जाके एक साथ डाल दिया जाता है। उसमें मेटल भी रहता है, मेनी ऑफ द केमिकल्स आर वेरी हार्मफुल, और वो जमा होते होते उसमें कई बार आग भी लग जाता है। तो जब हमेशा आग लगा रहता है तो उससे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, अदर गैसेस बन रहा है विच आर हार्मफुल। अभी भी जो है हम लोग जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, या हमारे कैंपस में भी है, कई बार हम देखते हैं कि कहीं पे पत्ता पे आग लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल बैन है इसके ऊपर कि आग नहीं लगाना है वेस्ट मटेरियल पे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी डू दैट। तो आप स्टूडेंट्स है, या आपका भी दायित्व है कि कम से कम कैंपस को जो है हम लोग पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए कुछ करें, जागरूकता प्रोग्राम करें, कुछ करें हम लोग कि हमारा कैंपस कम से कम, इतना खूबसूरत कैंपस है मिथिला यूनिवर्सिटी का, उसको तो हम लोग पॉल्यूशन फ्री रखें। और आप स्टूडेंट्स ही इसको कर सकते हैं, हम लोग अकेले चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बट यू all students, if you stand together, you can do a great job.
Ma'am, Yes. Soumya, I'm Soumya Blossom from Physics Department. Yeah. मैम हम सौम्या। पूछ रहे हैं कि हाँ मैम कि हाँ, पूछो। लाइट के वजह से ही जो है वो लाइट पोल्यूशन की वजह से ही ग्रास हॉपर सब आजकल नहीं दिख रहे हैं हम लोग को। हाँ, आकाशीय पिंड का जब हम स्टडी करते हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स यू नो कि हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं। तो ऑलरेडी हमारे जो कई जगह से लाइट जो हमारे सरफेस पे जो है वो आकाशीय पिंड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, वो दूसरे जगह का रेडिएशन हमारे टेलीस्कोप में हिट करेगा। तो हम उसको आइसोलेट नहीं कर पाएंगे कि कौन आकाशीय पिंड से रेडिएशन आ रहा है और कौन हमारे ही पोल्यूशन क्रिएट करने से आ रहा है। तो हम आकाशीय पिंड का स्टडी ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। और मैम हाउ टू अवेयर अबाउट लाइट पोल्यूशन? जरूरत के बिना कोई भी चीज, लाइट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन है, ये इसलिए होता है कि हम जरूरत से ज्यादा व्यवहार करते हैं सामान का। जरूरत नहीं है लेकिन हम लाइट जलाते हैं। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ लाइट जलाने की जरूरत भी क्या है, उसका इंटेंसिटी कम से रख सकते हैं। फिर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स तो यू नो कि सेंसर आजकल जो है ये भी आ गया, सेंसर वाले लाइट आ गए हैं। जैसे हमारे गार्डन में हम रात में लाइट अननेसेसरी क्यों हम रात भर जलाते रहे, उसमें सेंसर लगा रहता है। जब हम गार्डन में निकलेंगे तो लाइट जलेगा, फिर हम वहां से हट जाएंगे तो लाइट बंद हो जाएगा। लाइट के इंटेंसिटी लेवल को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम 100% में जलाएंगे या 50% में जलाएंगे या 20% में जलाएंगे। इस तरह का सेंसर जो है आप भी बना सकते हो। दीज आर वेरी यूजफुल। जो स्ट्रीट लाइट्स हमारा जलता है रात भर जो है वो फुल 100% इल्यूमिनेशन पे जलता है, कोई आवश्यकता नहीं। So these are very interesting things and you will find lots of articles in net also. You can go through this. Thank you ma'am. Thank you for your nice question. Very good question. चलो अब समाप्त करते हैं। थोड़ा सा बिजली आ गई ना? मैम एनीबॉडी एल्स? नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पावर कट हो गया था, अब आ गया है। तो इफ यू वांट वी कैन कंटिन्यू। आपका अगर किसी और का प्रश्न है तो आप कर सकते हो। मैम आई एम दिव्या कुमारी फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट। हाँ बोलो दीदी। आप जो बताए थे जो आइलैंड का ध्वस्त हो जाएगा जल स्तर के मतलब समुद्र स्तर का बढ़ने से, तो उसको जल स्तर को बढ़ने से ये समुद्र ये आइलैंड समाप्त कैसे हो जाएगा? समुद्र में आइलैंड है और समुद्र का जल मान लो कि 4-5 फीट ऊंचा हो गया तो आइलैंड डूब जाएगा ना। आइलैंड जो द्वीप है वो समुद्र से उससे थोड़ा ही ऊंचा है। अभी मान लो कि 1 फीट ऊंचा है तो जमीन दिख रहा है। अगर समुद्र का जल 4 फीट बढ़ जाएगा तो पानी के नीचे चला जाएगा ना। सिंपल है। आइलैंड समाप्त होने से ह्यूमिनिटी का इफेक्ट बढ़ेगा, यही ना? आइलैंड पे तो कई जीवन है ना, उसमें बायोडाइवर्सिटी है, मनुष्य भी है, कई कंट्री है आइलैंड पे। हाँ, आइलैंड पे तो कई कंट्रीज है, पूरा का पूरा कंट्री जो है वो द्वीप पर ही है, तो पूरा कंट्री डूब जाएगा। हमारे देश में भी कई शहर डूब जाएंगे, जैसे हमारा कलकत्ता है, बॉम्बे है, चेन्नई है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जो आप समुद्र के किनारे जो है, केरला है, वो सब भी जो है पानी से थोड़ा ही ऊंचा है। अगर पानी का जलस्तर, समुद्र का जलस्तर काफी ऊंचा हो जाएगा तो ये सब शहर भी डूब जाएंगे। आप बॉटनी के हैं तो आप सुंदरबन का इम्पोर्टेंस जानते हैं। सुंदरबन में कितना बायोडाइवर्सिटी है, सुंदरबन पूरा खत्म हो जाएगा। यस मैम, एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से आग को लगने से नहीं रोका जा सकता, उसी तरह और नाइट्रोजन एवं अन्य गैस की मात्रा बढ़ने से क्या हो सकता है? जनरली नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से या फिर कम होने से क्या होगा? नाइट्रोजन जो है एक तरह से आग को बचाता है, लेकिन नाइट्रोजन भी अगर अधिक हो जाएगा तो मान लीजिए कि बैलेंस तो 100% रहेगा,
जब नाइट्रोजन बढ़ेगा तो क्या घटेगा? ऑक्सीजन घटेगा। तो ऑक्सीजन अभी जो 21% है वो हमारे जीवन धारण के लिए आवश्यक है। अगर नाइट्रोजन मान लीजिए बढ़ जाता है अपने परसेंट से तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन कमी का जो हार्मफुल इफेक्ट होगा वो होगा, जीवन धारण के लिए कठिन हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन तो हम श्वास में नहीं लेते हैं ना, श्वास में तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो कोई भी बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसीलिए उसका जो कॉम्पोजिशन है, जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पृथ्वी बनी है वो भगवान बनाया है, कैसे बना है? प्राकृतिक रूप से बनी है। तो जो भी है वो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस थोड़ा भी इधर से उधर होता है तो बहुत हानिकारक होता ठीक है। है एक मैम, बढ़ेगा समझ तो गई। दूसरा घटेगा। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। हो गया क्वेश्चन? आई थिंक सो वी शुड कंक्लूड नाउ। के साहू साहब, के साहू साहब हमारी बात सुन रहे हैं? जी सर सुन रहे हैं, पूरा लेक्चर लगातार सुन रहे हैं। अच्छा, तब मैडम आप समाप्त कर रही हैं तो लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए और मैम को थैंक्स के साथ। जी। जी। आज मिथिला यूनिवर्सिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन था, जिसमें आज तक नए CBCS के पद्धति से जो कॉमन सभी विद्यार्थियों को अक्रॉस द ऑल फैकल्टीज के लिए ये कोर्स पढ़ने की परंपरा जो हमारे माननीय कुलपति महोदय ने जो शुरू किया और उसमें खुद शरीक होकर जो हम लोग का हौसला बढ़ाया, यह मिथिला विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है। आज के वर्ग में माननीय कुलपति महोदया ने इस विषय पर बड़ा ही सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए जो एक पूर्ण रूप से चीज को प्रस्तुत किया है, वो छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। इसके लिए हम अपने तरफ से और अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कुलपतियों से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर GRP सिंह साहब, जो सोशल साइंस के डीन भी हैं, जो यह कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और छात्रों की उपस्थिति जो आज जो रही, जो कल की अपेक्षा में कम थी किसी टेक्निकल कारण के कारण, फिर भी जो लोग रहे और इंटरेक्टिव क्वेश्चंस आए वो बहुत अच्छे रहे। और आपको एक सूचना देते हैं कि हमारे जो AECC1 के जितने भी वर्ग होते हैं वो सब YouTube लाइव पर प्रसारित होते हैं। जो बच्चे क्लास नहीं कर पाए या छूट गया, उनके लिए यह वर्ग रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है YouTube पे, जिसका लिंक अभी हम शेयर भी कर दिए हैं। कभी भी यह विद्यार्थी इस पूरे वर्ग को पूरे वीडियो देखकर फिर से दोबारा छूटे हुए चीज को देख सकते हैं। यह हमारे नए टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फायदा है, जिसका उपयोग भी आगे बच्चे लोग करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से आज सबको प्रणाम करता हूँ और सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इस पर गणेश को धन्यवाद हम लोग करते हैं। हाँ, और इसके पीछे जो कोर टीम में कोर टेक्निकल सपोर्ट जो हमारे श्री गणेश पासवान कर रहे हैं, मैं उसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। नमस्कार। प्रणाम मैम। गोपी रमन सर को नमस्कार, के साहू सर को नमस्कार। प्रणाम।